नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं भीमसेन सिंह उज्ज्वल। नमस्कार। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शब्दों में अनेकता, एकता संघ साहित्य गैलरी, साहित्य संगी, एकता तिवारी स्टूडियो, एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी में। और आज के पॉडकास्ट में हम लेकर आए हैं एक ऐसा नाटक जिसे आप तीन अलग रूप में देख सकते हैं। नाटक एक है, पर आप देख उसे तीन अलग रूप में सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक नाटक हो, एक कहानी हो, उसके अंदर एक हीरो हीरोइन होते हैं, उसके इर्द गिर्द घटनाएं घट रही होती हैं। लेकिन इस बार जो हमारी कहानी है, इस बार जो हमारा नाटक है, वो रियल लाइफ के किरदार हैं, जिन्हें हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है, उनके खुद के इंटरव्यूज हमने देखे हैं। लेकिन हमसे पहले वाले लोगों ने उन्होंने एक्चुअल लाइफ में उन्हें जिया है, उनके साथ में वक्त बिताया है, उनके साथ में बैठे हैं, बातचीत की है, चाय कॉफी पी है, अपने शब्दों का आदान प्रदान किया है। तो उन्हें पता होगा बेहतर तरीके से कि मैं जो कह रही हूँ वो कितना सच है। वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि ये कहानी एक है, लेकिन इसे आप तीन रूप में देख सकते हैं। और ये लिखा है कुणाल हृदय ने। जी। आप कुणाल हृदय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुणाल हृदय जी दिल्ली के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता, बहुत ही अच्छे लेखक हैं और उतने ही अच्छे इंसान हैं और मेरे बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्रिय मेरे मित्र हैं। बड़े भाई जैसा मुझे स्नेह करते हैं। इस किताब के बारे में बहरहाल किताब का पहले नाम तो बता दिया किताब पे जाए। हम लौटेंगे, उसके पहले अभी इमरोज। बात हो रही है लेखक की, तो हम बात करते हैं पहले लेखक की। इससे पहले हृदय कुणाल जी की एक किताब वार सत्यावार काव्य संग्रह हिंद युग्म से प्रकाशित हो चुका है। ये इनका दूसरी किताब है और पहला नाटक है इमरोज, जिसको छापा है राजकमल प्रकाशन समूह ने। मैंने कहा ना कि ये नाटक एक है, लेकिन अब जो पढ़ता है इंसान, मैंने कहा पढ़ते वक्त इंसान का अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है। लिखने वाला कैसे लिख रहा है, पढ़ने वाला कैसे ले रहा है। तो लिखने जो हमारे कुणाल हैं, उन्होंने लिखा है इमरोज, हमारे हीरो हैं इस नाटक के। लेकिन जब हम पढ़ते हैं एज ए पाठक, हम इसे तीन रूप से देख सकते हैं। मतलब 3 in 1 नाटक है ये, बेसिकली देखा जाए तो। बट क्योंकि आज तक दुनिया में साहिर और अमृता, इन दोनों ही को किरदारों को सेंट्रल कैरेक्टर रख के बहुत कुछ लिखा गया है, गढ़ा गया है। और हर जगह इमरोज मौजूद होते हैं, हर जगह। अमृता की बात हो साहिर तब की भी, बात। साहिर की बात हो तब भी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इमरोज सेंट्रल किरदार हो और अमृता और साहिर पैरेलल पिलर हो जी बिल्कुल। कहानी के। तो ये जो नाटक है इमरोज, बहुत ही खूबसूरत नाटक है, जिसके सेंट्रल कैरेक्टर, एक्टर इमरोज है। इमरोज के नजरिए से ये नाटक स्टेज किया गया है पहले। और अमृता को जितनी शिद्दत से इमरोज ने चाहा, जितनी शिद्दत से अमृता ने साहिर को चाहा, उन शिद्दतों का बदलाव जो है, मतलब ट्रायंगल है बेसिकली ना, इधर से उधर, उधर से उधर। और वो साहिर जी के बारे में तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हम उनके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट कर चुके हैं। तो आप वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं जी उनके बिल्कुल, बारे आप में जानने के सुन लिए। सकते हैं हमारे यस, चैनल पे हम उस मौजूद है। लिंक को भी इसमें कनेक्ट कर देंगे जी। डेफिनेटली। लेकिन फिलहाल हम आते हैं इमरोज पर। इमरोज एक ऐसा किरदार जो सारी समाज की बंधनों को ताक पर रखते हुए, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, सब कुछ अनसुना करते हुए, एक ऐसी सुविख्यात अमृता प्रीतम से प्रेम करते हैं, जिनसे हर कोई चाहता था कि वो दूर रहें। हर कोई यही चाहता था कि वो उनसे दूर रहें। लेकिन उनका केवल मानना था कि मुझे मेरे मन की सुननी है। मैं दीन दुनिया, दिमाग, आदर्श, समाज के ढांचा के इसका ढर्रा, ये रास्ते पे चलना है, वो मुझे मत बताए, मैं नहीं सुनूंगा। मैं अपने मन की सुनूंगा और मेरा मन कहता है अमृता प्रीतम। तो अब इमरोज के नजरिए से हम इस नाटक में आगे बढ़ते हैं। हालांकि कुणाल ने बहुत खूबसूरती से इसे स्टेज किया है, सीन वाइज सीन। बहुत, मतलब एक प्ले कैसा होता है, कहानी में सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए बढ़ते हुए।
कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अमृता भारी पड़ी, क्योंकि कहानी वैसी है सारे ना, किरदार अपने आप में रियल है, बहुत अपने बड़े आप में हैं। बड़े हैं। तो जो पलड़ा किधर का भी भारी और हल्का हो सकता है, लेकिन कुणाल हृदय ने बहुत ही कमाल राइटिंग की है। कहीं पर भी ये नहीं लगता कि इमरोज अगर हीरो है इस नाटक के तो वो ही हीरो है। इसमें ना अमृता कहीं दब रही हैं, ना भारी पड़ रही हैं, ना साहिर के आने पर साहिर नीचे ऊपर हो रहे हैं। बिल्कुल अलाइंड है ये नाटक। चलते-चलते मैं एक बात यहाँ बीच में बोलना चाहता हूँ। हम्म अभी आप बोल रही थी 3 इन 1, 3 इन 1 आपने कई बार रिपीट किया। हम्म तो जब इस किताब का छपने का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे, हम्म तो लेखक के परिचय के बाद ही इस किताब के बारे में, इस किताब के छपाई के बारे में लिखा गया है। हम्म राजकमल एक प्रतियोगिता कराया था, संहिता मंच नाम से, जिसमें दुनिया भर के 170 नाटक चुने गए थे। इसमें हिंदी के 3 नाटकों को जगह मिला था। 2 नाटकों को पुरस्कार मिला था, एक अधपका नाटक, एक बागड़ बिल्ला। ये एक तीसरा नाटक है जिसको पुरस्कार नहीं मिला था, लेकिन ये नाटक चुना इतना गया। अच्छा लिखा गया है, कुणाल भाई ने इतना अच्छा इस नाटक को लिखा है कि राजकमल वालों ने बोला कि इसको हम पुरस्कार तो नहीं दे पाएंगे इस नाटक को। पुरस्कार की श्रेणी में नाटक पता नहीं क्यों नहीं आया, मुझे नहीं मालूम कौन लोग बैठे थे जो इसका चयन नहीं किए। ये किताब तीसरे नंबर पे आती है। नहीं, वो न मैंने पढ़ा, वो कारण ना दे पाने का पुरस्कार ये था कि वो दो ही थे पुरस्कार। तीसरा बुक पसंद आई तो बुक को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस किताब को चुना। छापी और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम किया है राजकमल वालों ने इस नाटक को छाप के, क्योंकि जैसे कभी आप बता रही थी, अमृता प्रीतम, साहिल लुधियानवी, इमरोज अपने आप में सारे बड़े सारे के लोग हैं। सारे बड़े किरदार हैं, बड़े नाम है, बड़ा नाम है। हम सबको जानते हैं, आप अगर पढ़ने पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ा है आपने तो आपने सबको पढ़ा होगा, सबको सुना होगा। लेकिन इमरोज एक ऐसा चरित्र, ऐसा एक पात्र है, जैसा आपने बताया कि इस किताब का नायक है। इमरोज उन तीनों किताबों, जो तीनों किताबें छपी हैं, इस किताब से मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत लगाव है, क्योंकि ये किताब मैंने अपने हाथों से खुद, कम से कम जो रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं 100 से ऊपर अधिक संख्या में मैंने खुद एक किताब लोगों को दी है कि आप एक नाटक पढ़िए। ये नहीं, इसलिए नहीं कि कुणाल भाई मेरे मित्र हैं, क्योंकि इस किताब को मैं अब तक 4-5 बार खुद पढ़ चुका हूँ। और मैं जो भी रंगमंच थिएटर करने वाले दोस्त आ रहे हैं, मैं उनके साथ भी कई बार रीडिंग किया हूँ, आपके साथ भी मैंने पढ़ा है और भी लोगों के साथ में पढ़ा है। और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ उनको प्रेरित भी किया कि आप इस नाटक को पढ़ें, क्योंकि नाटक बहुत अच्छा है। बाकी जो नाटक हैं, बागड़ बिल्ला, एक अल्पका सा नाटक, वो भी नाटक बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जिस नाटक को इस नाटक को जो मुकाम मिला, बाकी उन 2 नाटकों को मुकाम अभी तक जो मेरी जानकारी में है, वो स्थान उनको हासिल नहीं हुआ है। इसका कारण मुझे ये लगता है, मैंने वो दोनों नहीं पढ़े और मुझे भी इमरोज नाटक से इंट्रोड्यूस उज्जवल जी ने ही करवाया। और वाकई में थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू इस किताब के राइटर कुणाल भाई जी को, थैंक यू फॉर राइटिंग इमरोज कि उन्होंने इतना एंड अच्छा थैंक लिखा। यू उज्जवल फॉर सजेस्टिंग मी टू रीड दिस प्ले। अब मुझे ये क्यों लगता है कि उन दो से ज्यादा ऊपर ये निकल गई किताब, नाटक। सबसे पहली बात ये, मैंने जैसे कहा ये कि 3 in 1 प्ले है। ये प्ले एक है, लेकिन वही पाठक के नजरिए से देखे तो ये 3 in 1 नाटक है। दूसरी चीज, ये नाटक के अंदर ऐसे 3 किरदार हैं, ऐसे 3 नाम हैं, ऐसे 3 व्यक्तित्व हैं, जिन्हें किसी भी तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताने दिखाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है रियल लाइफ में। तो हमें उन्हें इनफैक्ट उन्हें पकड़ना, बांधने में बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो इस तरह के व्यक्तित्व को, इस तरह के किरदारों को, रियल लाइफ किरदारों को समेटना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ हम दूसरी 2 चीजों से इस तरह से बच जाते हैं कि हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम बस उसे सलीके से प्रेजेंट करने की, डिलीवर करने की जरूरत है। वो भी बहुत खूबसूरती से हुआ है इस नाटक में। और एक ये भी वजह है कि इस जो नाटक है, जो भी हमारे पात्र हैं, साहिर, अमृता, इमरोज, उनके बारे में तो दुनिया जानती ही है। करेक्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे मिथकीय तथ्य हैं समाज में, हमारे साहित्यिक जगत में, जो सही ना होते हुए भी लोगों को लगता है कि वो सही है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोग जानना चाहते हैं, इसलिए भी लोग पढ़ना चाहते हैं। साहिर, अमृता और इमरोज तीनों एक ऐसे पात्र हैं जिनको लोग खोज-खोज के पढ़ना चाहते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। करेक्ट। और कुणाल ने भी डेफिनेटली इसको लिखने से पहले बहुत बहुत रिसर्च, पढ़ा होगा, बहुत बहुत रिसर्च किया होगा। उसके बाद कहीं जाकर, बहुत मुश्किल है नाटक को रियल किरदारों के साथ में इस तरह से कंपाइल करना। अपने मन की कहानी, अपने मन के किरदार गढ़ना एक फिर भी आसान पड़ जाएगा।
बट ये जो आपने काम किया है कुणाल, मैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने पढ़ा इसे और मैं मतलब बहुत कोशिश हमारी है कि इसे मंचित किया जाए। बिल्कुल, और इसकी खुली अनुमति है, जब भी आप इस नाटक को करना चाहें, जब भी हम करना चाहें, भाई साहब की तरफ से खुली धन्यवाद। इजाज़त है कि जब भी तुम करना चाहो, तुम्हारा नाटक है, बहुत तुम बहुत करो। मुबारक है हमारी तरफ से। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कुणाल भाई के अलावा इस किताब को अभी तक किसी ने मंचित नहीं किया है मुंबई में। अच्छा। बाकी जब तक मुंबई में रहे, इसको खुद ही वो प्ले करते थे। हम्म। दिल्ली में भी उन्होंने किया है, बट मैंने सैकड़ों लोगों को पढ़ने के लिए दिया, बट मेरे संज्ञान में नहीं है कि उन लोगों ने किया या नहीं किया। हम्म। हालाँकि एक बार टीम बनी भी थी पृथ्वी थिएटर में मेरे वहाँ पे रहते हुए किसी के साथ, बट वो वर्कआउट बात नहीं हुआ। आगे बढ़ी नहीं, तो नाटक कभी हो नहीं पाया। हम्म। बहरहाल इस पे हम नाटक बहुत ही जल्द करेंगे और कोशिश एक तो बिल्कुल वही है। की जा सकती है हाँ, बेशक बेशक, क्योंकि कि ये दोनों ही किरदार हर रंगकर्मी के दिल के बहुत नजदीक है। जो भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो भी ड्रामा से कनेक्टेड हैं, जो भी थिएटर ड्रामा वही है ना, जो एक्टिंग से कनेक्टेड है, जो साहित्य में या हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रखते हैं, उन लोगों के लिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये तीनों ही ऐसे किरदार हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा जानना पसंद करते हैं, या मौका पड़े तो पढ़ना पसंद करते हैं, मंच पे भी उनके बारे में किस्से कहानियां सुनना पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली जब एक, ये तो ऐसी चीज है, इस वक्त ये हाथ में किताब अगर प्ले के तौर पर अगर किताब है, तो ये आपने एक प्लेट में सजा करके चीज दी हुई है कि अब आप इसे खेल सकते हैं। और बिल्कुल, ऑफ कोर्स इतनी रिसर्च के बाद यदि ये किताब आई है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि भाई ये क्या बनाकर लिख के परोस नहीं, दिया नहीं, हमें। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। ये तो सवाल ही नहीं उठता, अदरवाइज इतना प्रोमिनेंट पब्लिशर हाथ ही नहीं डालता, सीधी बात बहुत ही है। गहराई से रिसर्च किया गया है, एक-एक तथ्यों को, एक-एक बातों को बहुत ही सलीके से उजागर किया है भाई और साहब ने। और और कहानी पर आते हैं, जो जो तीनों ही किरदारों के, और स्पेसिफिकली इमरोज ने जिस तरीके से डील किया थ्रू आउट द लाइफ, अमृता प्रीतम की लाइफ को, हुँ, अपनी उम्र उनसे कम थी, अमृता जी से समझ उन्हें उनसे दुगनी रखनी पड़ी अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो उनका जर्नी चल रही थी, वो तो चल ही रही थी, उसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बैलेंस किया, अमृता जी को बैलेंस करते हुए। हुँ, उनके इमोशंस, उनकी अंदर के अप एंड डाउन को उन्होंने बहुत हल्के, बहुत ही लाइट हार्टेडली इसमें प्रेजेंट किया गया है इमरोज के किरदार को। और प्रेजेंट क्या किया, वो जैसे थे वैसे ही किरदार को रखा गया, दिखाया गया है इसमें। उसी वक्त में वो अमृता जी की लाइफ में और भीतर जो उथल पुथल हो रही थी, जो भी ट्रॉमास, जो भी उनके बैड ड्रीम्स, या चाहत जो उनकी थी उसको ना पाने की खलिश, उस सबको उन्होंने कितनी खूबसूरती से बैलेंस किया है। इसलिए हमारे इस नाटक इमरोज के हीरो ही इमरोज हैं, क्योंकि उन, कई बार ऐसा होता है ना कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है रियल हुँ, लाइफ में भी, और ऐसा ही इनके साथ भी। हाँ, इन पेंटर थे बहुत बड़े, तो उनको अपने काम के लिए ख्याति विख्याति मिली, बट क्या होता है ना, बाकी इन दोनों की लाइफ की वजह से पर्सनली डिग्रेशन मिल जाना किसी को बड़ा ही अजीब हुँ, सा लगता है। उन्होंने तो जिया है उसे, अंत तक जिया है, उन दोनों के जाने के बाद तक अभी लंबे समय तक जिया है। तो वो उस ब्यूटी को जानने के लिए, उस ब्यूटी को समझने के लिए इस नाटक को पढ़िए, नाटक को समझिए। और हम इसके कुछ हिस्से बिल्कुल। पढ़ना चाहेंगे। मैंने शुरुआत कहाँ से करनी है? हम एक नाटक, हम सीन से करते हैं। मुझे लगता है एक सीन आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ये सीन अमृता और साहिर के बीच में है, हालाँकि हुँ, जो इमरोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। क्योंकि उससे पहले इमरोज़ बहुत डिटेलिंग में बताते हैं, और फिर उसके बाद ये सीन आता है जहाँ वो बता रहे हैं। तो ये स्टेज पर ऐसे ही हो रहा है कि यहाँ पर एक ख़याल चल रहा है, और ख़याल यहाँ पर प्रेज़ेंट किया जा रहा है। तो हुँ, वो इमरोज़ की बातचीत का ख़याल अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा-सा पढ़ के पढ़ के सुनाते हैं, सुनाते हैं। है ना? तो अमृता कहती है, अतिशाई जादूगरी सीधा दिल में उतरती है। कौन कहता है कि आप बचकाना लिखते हैं? कितने अच्छे ख़याल हैं आपके। बहुत सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। आगे साहिर कहते हैं, "आप खुद इतना अच्छा लिखती हैं, आपको मेरी नज़्म पसंद आई, ये मेरी खुशनसीबी है। माफ़ी चाहूँगा मैं आपका नाम याद नहीं रख पाया।
कुछ ख्याल चल रहा था दिमाग में, तो मेरा सारा ध्यान वहीं पर था। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ मैं आपके और आपके ख़याल के बीच नहीं आई। आप आवाम के लिए लिखते हैं, रब ना करे कभी कोई आपके और आपके ख़याल के बीच में आए। मैं अमृता। वैसे मेरा नाम अब्दुल है। तखल्लुस के लिए साहिल लुधियान में इस्तेमाल करता हूँ। साहिर, यानी जादूगर हैं आप? क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता। बताइए, कौन-सी जादू की छड़ी है आपके पास? थोड़ा बहुत हम भी लिखना सीख जाएँ। कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा मानी हुई सुखनवर हैं। और छड़ी कैसी? सुगंध तो आमद होती है, आपको भी पता है। बात तो सही है। हमें लगता है हम लिख रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं लिखना शुरू करता। तड़प इतनी बढ़ जाती है कि कुछ और सूझता ही नहीं फिर। बिल्कुल। ये हमने एक हिस्सा पढ़ा है अमृता और साहिल। अमृता और साहिर के कॉन्वर्सेशन का, जो हमारे इमरोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और यहाँ पर अमृता जी के जीवन में जितनी उलझनें चलती रहीं, उसको सुलझाने का इतना ही खूबसूरत सलीका इसमें प्रेज़ेंट किया है। कुणाल ने बहुत अच्छे से लिखा है, कलर्स के थ्रू। हुँ, ऑफ कोर्स ये उन्होंने रियल लाइफ में रिसर्च मतलब की हुँ, होगी, तो उनके रियल लाइफ में उन्होंने कहा होगा या पढ़ा होगा, जो इमरोज़ जी ने कहा होगा, बताया होगा, कहीं आर्टिकल में या इंटरव्यूज़ में। तो वो डिफरेंट 7 कलर्स के थ्रू इन्होंने इमरोज़ जी ने अमृता को समझाया हुँ। कि किस जीवन का रंग ये है जीवन जी। के तरीके को आप किस तरीके से देख सकती हैं, समझ सकती हैं। और इश्क के मायने उन सातों रंगों से कितने मिलते हुए हैं, कैसे जीवन में हर रंग की तरह इश्क बढ़ता है। हुँ। कौन से रंग का कौन-सा रंग किस इश्क को बयान करता है। वो ऐसे 7 रंगों से इमरोज़ उन्हें प्रेज़ेंट करते हैं, हुँ। बताते हैं, समझाते हैं। अभी अगला कौन-सा हिस्सा पढ़ने वाले हैं हम? हाँ, एक एक यहाँ पर मैंने 10 मुझे शायद 100 पर। मुझे लगता है उसके पहले किताब का जो शुरुआती हिस्सा है इमरोज़ का, वो हुँ, मैं तब तक पढ़ देता हूँ। हाँ, बेशक। वो अमृता प्रीतम के बारे में बात करते हैं इमरोज़। और कितनी खूबसूरती से लिखा है वो देखिएगा। अमृता थकी-हारी रात को सोई हुई हैं और इमरोज़ अपनी बात रखते हैं और कुछ यूँ है कि आप हैं हिंदुस्तान की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत एक महान सुखनवर। इनके खर्राटे पर मत जाइए। रात को 3 बजे सोई हैं मैडम। पढ़ते-पढ़ते ही सो गईं। जी नहीं, कहानी या कविता नहीं, आजकल ज्योतिष शास्त्र पढ़ रही हैं। दिन भर न जाने क्या मंगल-अमंगल करती रहती हैं। खैर मेरे समझाने से आज तक तो कुछ मान ही नहीं। जो भी करना होता है अपने मन का ही करती हैं। भूत सवार हुआ है इनके सर पे। माफ़ करिएगा, भूत नहीं, राहु चढ़ा है, उतर भी जाएगा। इमरोज़ साहब घड़ी की तरफ देखते हैं, फिर आगे कहते हैं कि देर से सोई हैं, अभी सोने देते हैं। ठीक 2 मिनट बाद उठाएँगे। चाय चढ़ा दी है, इतने में वो भी बन जाएगी। अपने बारे में एक तो बताया ही नहीं। मैं इमरोज़, तस्वीरें बनाता हूँ, आपकी भी बना सकता हूँ, बशर्ते मुझे आपसे मोहब्बत होनी चाहिए। यकीन मानिए, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हसीन हैं, तो ही ऐसा होगा। उसने कहा कोई पैमाना नहीं होता, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। जंगल में आग कभी किसी से पूछ के थोड़ी लगती है। आग लगती है, रूह जलती है, आग बुझ जाती है। जी हाँ, हुँ, बुझ जाती है। हर रिश्ते की मियाद होती है, मियाद तो आप समझते होंगे मियाद। मियाद मतलब डेट ऑफ एक्सपायरी। खैर आपको याद है वो पहली टक्कर जब आपको किसी ने मोहब्बत का एहसास कराया था, जब पहली बार आपने किसी को पलट के देखा था और बस देखते रह गए थे। शायद स्कूल में कभी। कैसा था वो एहसास? मुझे आप बता सकते हैं, मैं हमराज बहुत अच्छा हूँ। खैर किसी शाम आइए घर पर, मिलकर तो बात करेंगे तो खुद ही यकीन हो जाएगा। ये जो इमरोज़ यहाँ पे अपनी बात अपने बारे में लिखते हैं ना कि आप जो भी किस्से हैं आप मुझे सुना सकते हैं, मैं हमराज बहुत अच्छा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ये बात कह रहे होते हैं और वाक़ई में हर लड़की मोहब्बत में इमरोज़ पाना चाहती है, कोई भी लड़की मोहब्बत में साहिर पाना नहीं चाहती। हर बात तो लड़कियों की सही है। चाहत होती है कि मोहब्बत में उनको इमरोज़ मिले, इमरोज़ जैसा हमराज मिले, हमराही मिले, जो उनके साथ हमसफ़र, सफ़र कर सके। करेक्ट। फिलहाल आपकी झिझक दूर करने के लिए खुद से ही शुरू करते हैं मेरी पहली मोहब्बत की कहानी। शायद दुनिया की सबसे छोटी प्रेम कहानी। मैं लगभग 13 साल का था, स्कूल में पढ़ता था। एक दिन एक अजनबी लड़की से मुलाकात हुई, मुझसे उस उम्र में कुछ 7-8 साल की बड़ी रही होगी।
बस उसने एक पल के लिए मुझे देखा ही था कि उसका चेहरा ज़हन में छप गया। न उसका नाम पूछ पाया, न पता, और न उसके जाने के बाद कभी उसे फिर मिलना हो पाया। मैं अक्सर टहलता-टहलता उसे ढूँढने हर सोमवार उसी बूढ़े बड़ के पास पहुँच जाता, जहाँ पहली बार उसे देखा था। बहरहाल, नाटक का अगला हिस्सा हम पढ़ते हैं। आप इस किताब को, अगर आपने इस नाटक को नहीं पढ़ा है तो पढ़ें, बहुत ही मज़ेदार नाटक है। कौन-सा पेज? मैं पेज तो मैं पकड़ ली, लेकिन वो मैं जो रंगों की बात कह रही थी जी। वो मुझे यहाँ पर दिख गया, हुँ, पेज नंबर 53 पे। हुँ, ये एक 4 लाइनें मैं बताती हूँ जो मैं आपसे कह रही थी रंगों के बारे में, बहुत खूबसूरती से इश्क के बारे में, इश्क के रंगों के बारे में बताया है। वो लाइन्स कुछ यूँ लिखी हैं। इमरोज़ कहते हैं, समझा सकता हूँ लेकिन अपने तरीके से, हुँ, रंगों की भाषा में। अमृता कहती है, रंगों की भाषा? इमरोज़ कहते हैं, हाँ, जिसका दायरा शब्दों से बहुत बड़ा है। मैं तो वो रंग भी पहचानता हूँ जिसके अभी तक कोई शब्द नहीं बने। लेकिन तुम कुदरत के साथ अहम रंग समझ लो। मेरे और साहिर के इश्क में फ़र्क समझने के लिए वो ही बहुत है। हुँ। अमृता कहती हैं, 7 अहम रंग? इमरोज़ कहते हैं, हाँ बरकते, इश्क मिज़ाजी के 7 रंग, जिसमें सबसे पहला रंग है दिलकशी का वॉयलेट स्ट्रोक, वो पहली नज़र का टकराना। वाह! याद है कैसा लगा था उस पल में जब पहली बार देखा था वो मनचाहा रंग? हुँ, तो ये पहला रंग उन्होंने बताया है दिलकशी। वॉयलेट, दिलकशी। जब वाह! आप किसी को पहली बार देखते हो, पहली नज़र मिलती है तो कुछ कनेक्शन फ़ील होता है, दैट्स इट। उसको उन्होंने नाम दिया है, उस रंग उसको नाम दिया है पहला रंग दिलकशी, जो कि वॉयलेट कलर का है। ऐसे ही मैंने सारे रंग, हम आगे बढ़ते जाएँगे तो हम बताते जाएँगे कि यहाँ पे कौन से 7 रंगों को उन्होंने इश्क हकीकी, इश्क मिज़ाजी का नाम दिया है। और इंडिगो, इंडि दूसरा ब रंग। हाँ, मैंने मार्क किए हुए हैं, वो धीरे-धीरे मैं साथ में बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा रंग है इंडिगो, फिर तीसरा रंग है इश्क मिज़ाजी ब्लू, फिर उसके बाद आते हैं चौथे रंग पर ग्रीन, रंग अकीदत, फिर आते हैं रंग 5वां रंग इबादत का येलो, फिर उसके बाद आता है ऑरेंज, जुनून। जुनून का रंग, और फिर लास्ट में आता है रेड, 7वां रंग मौत का। इसलिए मैं कह रही थी कि लाइन से जब चलते चलेंगे तो हम रंगों की बातें करेंगे। इमरोज अपने रंगों के हिसाब से उन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हें हर चीज रंग से, हर इश्क का दौर कैसे कैसे बढ़ता है, कौन कौन सी सीढ़ी चढ़ता है, अपने रंगों से समझा सकता हूँ। तो वैसे ही इमरोज बहुत अलग अलग नामों से बुलाते थे हुँ, अमृता को। अमृता जी का असली नाम तो मुझे लगता है कम ही बार उन्होंने पुकारा, लेकिन जब जब वो कुछ नया पढ़ते थे, कोई नया किताब, नया नॉवेल, नई कहानी, तो जिस वक्त वो जो पढ़ रहे होते थे उसका जो मेन किरदार या हीरोइन होती थी, उस नाम से वो संबोधित करते उसे थे। उन्हें बुलाने लगते थे। बरकते, जीती, जीती, अभी अभी मैं वही कुछ हुँ, बताना चाहती हूँ यहाँ पे। इमो। ईमो। तो यहाँ पर एक बातचीत हो रही है, जहाँ पर अमृता कहती है उनसे, जीती, एक बात पूछें, हाँ, पूछो। तुम मेरे साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? मतलब? मतलब ये कि मैंने तो अपना ब्रह्मांड देख लिया, तुम्हारे ब्रह्मांड का क्या? 2 बच्चे हैं मेरे किसी और शख्स से, मुझसे 10 साल छोटे हो। जानते हो ना लोग क्या कहते हैं हमारे इस रिश्ते के बारे में? अभी तो तुम्हें बहुत दुनिया देखनी है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ जीती। मुझसे बहुत बेहतर कोई तुम्हें मिल जाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अभी दुनिया और घूमनी चाहिए। तब भी कोई ना मिले तो बेशक मेरे पास आके रह लेना। तो फिर बेशक मेरे पास आके रह लेना। ये बात तुम मुझे पहले भी कई बार कह चुकी हो, लेकिन इस बारे में तुम मेरी राय जानती हो? तो मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में फिर सोचो। सोच रखा है। दुनिया का क्या है? दुनिया तो जितना देखो उतना कम है। गाँव का आदमी शहर देखना चाहता है, शहर का आदमी विदेश, और जिसने दुनिया घूम ली वो चाँद पे जाने की तमन्ना रखता है। ये दुनिया
उतनी बड़ी है जितना हम इसे समझते हैं। यकीन मानो इस कमरे में मैं और तुम्हारे और इस चाय की प्याली के साथ खुश हैं। यही मेरा ब्रह्मांड है। तुम चाहती हो मैं इसे घूम कर आऊं तो ये लो। और यहाँ पे इमरोज उठते हैं, अमृता का 3 चक्कर लगाते हैं। अमृता उसे रोकने का प्रयास करती हैं, ये क्या कर रहे हो? फिर इमरोज बोलती हैं, लो घूम ली मैंने अपनी पूरी दुनिया। बस बस नागराज इंद्र, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, ये सिर्फ तुम्हारा बचपना है जो वक्त आने पर चला जाएगा। तुम ही कहते हो ना, हर रिश्ते की मियाद होती है। जब प्रीतम और साहिर की मियाद थी तो तुम्हारी भी तो होगी। फिर इमरोज बोलते हैं कि शायद हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि हमारा रिश्ता अलग है। तुम्हारे और प्रीतम के रिश्ते की तरह जबरदस्ती का थोपा गया नहीं, और न ही साहिर और तुम्हारे रिश्ते की तरह मिजाजी। ये इश्क हकीकी है। ये मोहब्बत का फूल की खुशबू नहीं है जिसे छुआ न जा सके। ये तो फूल का अर्क है जिसे छुआ भी जा सकता है और जिससे एक दूसरे को रंगा भी जा सकता है। इतना यकीन कैसे है तुम्हें अपनी मोहब्बत पर? यकीन है क्योंकि हमारे प्यार का आधार कल्पना नहीं है। हमें एक दूसरे का ख्याल आता है तो एक दूसरे को छू के यकीन कर लेते हैं। जैसे जब मेरी ब्रश प्यासी होती है तो भर लेती है खुद को मनचाहे रंग में। क्या मुझ में तुम्हें मनचाहा रंग नहीं दिखता? इस तरह से लिखा है कुणाल ने, इन रंगों और शब्दों को ऐसे गढ़ा है कि जो मासूमियत है इमरोज की, हम्म। जिसने अपने आप को, अमृता जी को, उनसे जुड़े हुए बाकी के किरदारों को भी सहेज के रखा हुआ है। फिर भी वो इंसान इतनी मासूमियत और रंगीनियत से चीजों को बैलेंस कर रहा है, और वो इतनी उतनी ही खूबसूरती से कुणाल ने यहाँ पर छापा भी है, मतलब लिखा भी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि अमृता प्रीतम, एक्चुअल में अमृता प्रीतम इमरोज से काम नाम धाम सब में बहुत ऊपर थी। हम्म। कहीं भी नहीं लग रहा है इस तरह से। वही बैलेंसिंग, बहुत मैंने कहा ना, बहुत बैलेंस्ड तरीके से इसकी लिखाई की गई है। इस ऐसे ही ये एक सीन हमने आपको शेयर किया। ऐसे ही एक छोटा सा और यहाँ पर मैं लिखा हुआ है ग्राफ, पैराग्राफ, जहाँ पर 11th फिल्म फेयर अवार्ड्स की शाम के बाद अगले दिन न्यूज़पेपर की बातचीत हो रही है। हम्म। तो सीन यहाँ इमरोज से शुरू होता है, जो दर्शकों से कहते हैं। हम्म। हाँ, याद आया। मैं भी सोचूं ये अखबार आते ही मैडम को क्या हो गया। कमबख्त, मोहब्बत चीज ही ऐसी है। कल मुंबई में फिल्म फेयर अवार्ड्स थे। साहिर साहब का भी नॉमिनेशन था। साहिर? साहिल लुधियानवी? जी वही मशहूर गीतकार। अरे मैडम की खुली मोहब्बत। खैर चलो, जो काम मैं न कर सका मेरे रकीब ने कर दिखाया, इनको नींद से उठाने का। मुबारक हो, पढ़ के तो सुना दो। रविवार का शाम को 11वें फिल्म फेयर पुरस्कार की एक हसीन शाम थी। इस साल का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड किसे मिलने वाला है, ये भी, ये सभी के लिए एक बड़ी पहेली थी। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए इस साल केवल 3 ही नामांकन थे। पहला, साहिर लुधियानवी गुमराह फिल्म के गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। दूसरा, शकील बदायूनी फिल्म मेरे महबूब के गीत मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम के लिए। और तीसरा नामांकन फिर से साहिर लुधियानवी फिल्म ताजमहल के गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प था कि साहिर अब तक फिल्म फेयर में 2 बार नामांकित हो चुके थे, लेकिन अब तक एक भी बार नहीं जीते थे। और दूसरी तरफ शकील पिछले 3 साल से लगातार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार हैरतअंगेज तरीके से साहिर के गीत जो वादा किया ने बाजी मार ली। चारों तरफ जश्न की लहर थी। साहिर को इन नई बुलंदियों के लिए संगीतकार रोशन ने खुद मंच पर चढ़कर बधाई दी। मशहूर अभिनेता अशोक कुमार का कहना था कि साहिर के गीतों में उसके नाम की तरह जादूगरी है और वो इस पुरस्कार का सही हकदार है। पुरस्कार जीतने के बाद साहिर से पूछा गया कि वो अपनी इस सफलता का कितना श्रेय अपनी चर्चित महबूबा कवियत्री अमृता प्रीतम को देना चाहेंगे, तो उन्होंने हमेशा की तरह इस सवाल को टाल दिया। खबर पढ़ के अमृता जी रोने लगती हैं और इमरोज कहते हैं कि अरे बरकते, क्यों? चल आंसू पोंछ, आ बैठ, चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो रही है। ठीक है।
चल चाय पी। मैं उसे चिट्ठी लिखूं? इसमें पूछना क्या, जरूर लिखो। अब मैं समझी सपने में उस सूरज का क्या मतलब था। मैं जानती थी कि वो इस बार जरूर जीतेगा। रात को मेरी ज्योतिष गणना भी यही कह रही थी। तो इसलिए जाग रही थी मैडम? हम्म। इस तरह से जो जो अमृता जी अपनी लाइफ में कर रही थी, इंतजार इंतजार के चलते अपनी रेडियो का जो उनका जॉब था, ज्योतिष गणना पढ़ रही थी। वो सिर्फ इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि उनके जो ख्वाब उनको आते थे, जिनको वो कैनवस मतलब उनके कैनवस में मतलब पेन से कलम से पेन डाउन भी करती थी कविताओं के रूप में। वो इतनी सारी चीजों को इतनी खूबसूरती से बैलेंस कर रहे थे इमरोज, जिन्हें वो तवज्जो पता नहीं रियल लाइफ में सोचना भी बड़ा मुश्किल है कि इस तरह से अगर जीवन में घटे, अगर किसी के आप अपना सर्वस्व लुटा दो और किसी को अपना सर्वस्व मान लो और तब भी आप नील बटा सन्नाटा हो, तो कैसा होगा वो जीवन। फिर भी आप उतने ही खुश मिजाजी से, उतनी ही रंगीनियत के साथ, उतनी ही मासूमियत के साथ उसको इतने हल्के तरीके से समेट के चल रहे हो। वो है इमरोज, और लिखा भी उतना ही मासूमियत से है और हल्के में है और खूबसूरत तरीके से। एक यहाँ का पर लास्ट एक सीन है जो मुझे चाय बनाऊं? बार बार कनेक्ट, यस चाय बनाओ। इस पूरे प्ले में आप ऑब्वियसली कनेक्टिविटी बनाने के लिए कुछ तो प्रॉप पकड़ने पड़ते हैं स्टेज पर। तो ये जो चाय बनाऊं वाली चीज है ना, पूरे प्ले में हर जगह इमरोज बात अपनी कह रहे हो, सुन रहे हो, समझा रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक बात आती है चाय बनाओ। मे बी उनकी लाइफ में चाय की वो वैल्यू रही हो। हाँ, वो करते थे। बड़ा सारा सुंदर है। सारा काम करते थे हम रोज। तो ये है दृश्य 13, चाय बनाओ। स्लो फेड इन, वेरी डिम लाइट ऑन स्टेज। इमरोज दिल्ली वाले मकान में वापस आता है। घर की बत्तियां बुझी हुई हैं। आते ही अमृता को आवाज लगाता है। बरकते बरकते। किसी की आवाज नहीं आती। आकर घर की बत्ती जलाता है। फुल लाइट्स ऑन। देखता है अमृता मंच पर बीच में लेटी हुई है। भागकर उसे उठाता है। बरकते, जीती, मैं आ गया बरकते। सपना है। नहीं बरकते, ये हकीकत है। जोर से उसको चूटी काटता है। चिल्लाती, लेकिन लेकिन वकीन कुछ नहीं, तुमने कसम दी थी तो सो जाना ही था। लेकिन सब समझ गया एक ही दिन में। मैंने तुम्हारे दुश्मन को हरा दिया बरकते। कौन वो? हाँ, वही काले कपड़ों वाला आदमी जो तुम्हें बचपन से सता रहा था, अब वो नहीं आएगा। चलो उठो। दोनों उठ जाते हैं। इतना बड़ा दिन था ये। ऐसा लगता है जो परिक्रमा एक साल में होती है वो धरती ने एक ही दिन में कर डाली। यकीन नहीं हो रहा तुम वापस आ गए जीती। चाय बनाऊं? बुल्ले शाह का लोकगीत पृष्ठभूमि में बजना शुरू होता है। और बुल्लिया, जहर देख के पिता तिखे पीता, इश्क सोच के किता तिक्की किता, दिल दे दिल दे के दिल लेन दी आस रखी, प्यार भी ऐहो जियो किता तिक्की कितना? किता। वाह। ये आगे भी ये जो हमारा बुल्ले शाह का लोकगीत है हम्म। बड़ा खूबसूरत हम्म। है। जब बजता है तो मजा मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, करंट लग जाता है। ये शुरू में भी बज रहा है एक हम्म। जगह पर, मतलब इनिशियल हम्म। जब शो शुरू हो रहा है, मतलब प्ले शुरू हो रहा है हम्म। शो। प्ले 109। पढ़ो तो ऐसे ही होता है। 109। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पर जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इमरोज जी की रंगों की जो मिजाज कैनवस के अलावा रियल लाइफ में उन्होंने, हम वो इस नाटक में भी देख रहे हैं और डेफिनेटली देखा भी हमने जब इंटरव्यूज वगैरह देखते हुए, हर रंग को लाइफ से जोड़ देना है भी, बात भी सही है। इमोशंस और एक हर इमोशन एक रंग को कनेक्ट करता है, डिपिक्ट करता है। वैसे ही यहाँ पर अमृता जी जैसी शख्सियत जो लिखाई के लिए मशहूर थी, उनकी कुछ कविताओं का भी जिक्र है, इस्तेमाल है। हम्म। तो उनका एक लेटर है, लेटर उनकी राइटिंग तो लेटर की भी वो कविताओं के ही रूप में होती थी। तो एक लेटर मैं चाहती हूँ यहाँ पढूं।
अमृता फिर नाराजगी से साहिर की तरफ देखती है, उंगली से इशारा करती है अगले खत की तरफ, जिसे उठाकर साहिर पढ़ने लगता है। अब ये यहाँ पर एक स्टेज पर पूरा बैकड्रॉप में कि लोग खतों में बात कर रहे हैं, आमने सामने नहीं, बट खतों में बात कर रहे हैं। तो अमृता नीले आसमान के कोने में रात मिल का सायरन बोलता है, और यहाँ अब वॉइस ओवर में कविता शुरू होती है। चांद की चिमनी में से सफेद गाढ़ा धुआं उठता है, सपने जैसी कई भट्टियां हैं, हर भट्टी में आग झोंकता हुआ मेरा इश्क मजदूरी करता है। तेरा मिलना ऐसे होता है जैसे हथेली पर कोई एक वक्त की रोजी रखता है। वाह। तुम मुझसे मिलते हो तो मुझे और बेचैन छोड़ जाते हो, मुझसे मत मिला करो। तुम्हारी अमृता। साहिर अमृता की तरफ फिर से देखता है और उसे एक और नीचे गिरे हुए खत की ओर इशारा करता है। अमृता खत उठाकर पढ़ती है। अब बात आती है साहिर की। साहिर पढ़ते हैं कि तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शोखियाँ वो तबस्सुम वो कह कहे न रहे, हर एक चीज को हसरत से देखती हो तुम। मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं, मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। ये तुमने ठीक कहा है तुम्हें मिला न करूं, मगर मुझे ये बता दो कि क्यों उदास हो तुम। खफा न होना मेरी जुर्रत ए तखातुब पर, तुम्हें खबर है मेरी जिंदगी की आस हो तुम। मैं खुद को मौत के हाथों में सौंप सकता हूँ, मगर ये बार ये मसाइब उठा नहीं सकता। तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे, निजात जिससे मैं एक लहजा पा नहीं सकता। ये गम है बहुत मेरी जिंदगी मिटाने को, उदास रह के मेरे दिल को और रंज न दो। तुम्हारा साहिर। अब बात कर लेते हैं रंगों की, जो इमरोज के शब्दों में है, और हर रंग के जो पूरा सीन नहीं, बट जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रंगों को जाहिर करने के लिए लिखी है। तो पहला रंग दिलकशी का है, जो कि वॉयलेट कलर है। अब यहाँ पर ये एक सीन तो जिसकी हमने आपको पूरा ऑलमोस्ट सुना ही दिया था। तो वहां पर जो वो पहली नजर का मिलना साहिर और अमृता का था, उसका एहसास करवाने के लिए उन्होंने वो पूरा जर्नी करवाई है यहाँ पर ऑन स्टेज, जैसा कि कुणाल ने हमारे सीन में अडेप्ट किया है। तो वो जर्नी होती है पहले रंग दिलकशी की, जहाँ पर इनकी पहली मुलाकात होती है, और फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरे रंग पर, और दूसरा रंग आता है इंडिगो। इमरोज अमृता का हाथ पकड़कर सोफे के दाई तरफ ले जाता है। इंडिगो अर्थात नीले रंग का धुआं उठता है। साहिर और शायर दोस्त सोफे के बीच पर आकर बैठ जाते हैं, जहां मुशायरे का सेटअप है और वहां पर सारा बैकग्राउंड में चल रहा है। अब यहाँ पर ब्लू रंग से, जो इंडिगो कलर है, दूसरा रंग, जर्नी में हमारी जिस तरह से इमरोज बढ़ा रहे हैं कि कैसे कैसे ट्रांजिट हुआ हो रहा है इश्क का, पहली नजर और नजर के बाद बातचीत, हल्के फुल्के तौर पर किसी और गेट टुगेदर में। तो यहाँ पर वो गेट टुगेदर में वो किस तरीके से बातचीत का आदान प्रदान होता है, जब वो हमने भी पढ़ा था कि मैं अच्छा हुआ मैं आपकी ख्यालों के बीच में नहीं आई। ये इतने हल्के तौर पर आप जब मिलते हैं शुरुआती शुरुआती तरीके में, दौर में, आपको पता भी नहीं चल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा रंग है इश्क मिजाजी का ब्लू रंग। इश्क मिजाजी। पढ़ दूं मैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मंच पर आसमानी नीली रोशनी होती है। इमरो इशारे से अमृता को मंच का डाउन लेफ्ट हिस्सा दिखाता है, जहां साहिर मंच के नीचे आकर इंतजार कर रहा है और इशारों से उससे बुला रहा है। इमरोज एक गोल चक्कर घूमकर हवा में अपने ब्रश से स्ट्रोक मारकर अमृता को मंच पर साहिर की तरफ लाकर छोड़ देता है। साहिर अमृता से कुछ नहीं बोलता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मूक अभिनय जारी रहता है। पीछे प्यार का दूसरा नाम इंतजार गाने के बोल चलते हैं। जितनी देर गाने के बोल चलते हैं, उतने में साहिर अमृता को खत पकड़ा कर चला जाता है। अब गाने के बोल हैं, तमन्नाओं का न जवाब है, ख्वाहिशें बेहिसाब है। अब ये जो तीसरा रंग यहाँ पर इमरोज ने बताया है, और जिसके जरिए वो इश्क को कंटिन्यूएशन दे रहे हैं, ब्लू कलर।
इश्क हकीकी। हम्म। आप हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन वो इंतजार बरकरार है। आप पहले बार में नजर कैसे टकराती है, दूसरी बार में कैसे हल्की फुल्की बातचीत होती है, और तीसरी बार में जब आप हो सामने चाहे मत हो, लेकिन वो ख्यालों में या होने पर भी एक इंतजार वाला जो फील बना हुआ रहता है, वो ब्लू रंग से यहाँ इमरोज अमृता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे साहिर भी हैं, मतलब किरदार सारे हैं, लेकिन हमारे हीरो ने वो डोर पकड़ रखी है अमृता को इश्क की जर्नी समझाने की। तो ये तीसरा रंग हमारा गया। चौथा रंग आता है रंग अकीदत का, ग्रीन कलर। इमरोज किताब की शेल्फ से साहिर की किताब निकाल कर लाता है। ये देखो, जब ये किताब महज एक डायरी के पन्ने थे, याद है वो दिन जब तुम और साहिर उसके घर पर बिल्कुल अकेले थे। अभी ये ग्रीन कलर से क्यों अकीदत का कनेक्टिविटी बता रहे हैं कि आप वहां होने के बावजूद आप अकेले थे। वो एक सजेस्टिव चीज पकड़ी है किताब को, जो कहा जा रहा है कि एक डायरी हुआ करती थी जब आप दोनों अकेले हुआ करते थे, तब भी ये आपके पास थी, अब जो कि पूरा फुल फ्लेजेड भर चुकी है, तब भी आपने दायरे अपने बरकरार रखे। अकीदत वही चीज हुई ना कि आप किसी सजदा मतलब दिल से करना, वैल्यू दिल से करना, उसको ग्रीन कलर दिया है। ग्रीन होता है खूबसूरती का कलर, समर्पण का कलर, लेकिन उसके अंदर पा लेना, छीन लेना, वो सब नहीं होता कि ये मेरी पसंद है तो मैं इसे छीन लूं, मैं इसे पा लूं अपने पास। ना 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 ना, अकीदत अकीदत का ग्रीन कलर, ये उन्होंने इमरोज ने समझाया इश्क को। ये हरा रंग है अकीदत का। पांचवा रंग आता है इबादत का, येलो। इमरोज उठकर हल्के से ताली बजाता है, दरवाजे पर खटखट होती है। अमृता घबरा जाती है, साहिर तुरंत उठकर शर्ट पहनता है। जरा देखो, चिट्ठी है। और यहाँ पर जो सीन चल रहा है, उस सीन को हम बाद में डिस्कस कर, बाद में मतलब आप मंगा करके पढ़िएगा, हम पूरा प्ले क्या डिस्कस करेंगे, हम रंगों की बात कर रहे हैं। तो जो ग्रीन का ही कंटिन्यूएशन है, जब आप ग्रीन और ब्लू को मिलाते हैं तो उसका कलर येलो हो जाता है। कलर कॉम्बिनेशन जो होते हैं, पता है ना। तो इन दोनों को जब कनेक्ट करते हैं, यानी कि समर्पण और वो इंतजार, ब्लू और ग्रीन ये दोनों मिक्स किए, तो यहाँ पर अब आ गई इबादत। अब वो है, दूर है, मीलों दूर है, आपके बगल में बैठा है, जैसा भी है, आप उसके प्रति जो भाव आपके होते हैं वो वैसे ही होते हैं कि बस ईश्वर मन में बैठा दिया उसको। अब वो दुनिया के किसी कोने में रहे, उसको येलो कलर दिया है यहाँ हमारे इमरोज ने। ऑफ कोर्स पेंटर बाबू कलर से ही खेलेंगे और कलर से ही बातों को समझाएंगे। छठा रंग है जुनून का, ऑरेंज। जब चीजें हद से गुजर जाती हैं और आप जब ऐसे माहौल में होते हो जहां पर इनसिक्योरिटी भर भर कर है, पर्टिकुलरली हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जहां से साहिर और जहां से अमृता जी या इमरोज सभी लोग जहां से कनेक्ट करते हैं, तो इनसिक्योरिटी आज ही नहीं तब भी हुआ करती थी और बढ़ चढ़कर हुआ करती थी। अब तो खुलेआम होती हैं चीजें, क्योंकि मीडिया इतना इस लेवल पे है, हाथ में मोबाइल है, इतने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, हर कोई अपने अकाउंट पर है। लेकिन उस वक्त इतना नहीं था। तब न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स या रेडियो पर जब आएगी न्यूज, तब है ना इस तरह से खबरें आती, पता चलती थी, या जब चिट्ठी लिखी कब पहुंचती थी, वो तो ऐसे होता था। लेकिन इनसिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल पे होती थी, क्योंकि आपको आज तो इंस्टेंट पता चल जाता है ना कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। उस वक्त ये तो था ही नहीं पॉसिबिलिटी। तो वो जो मन की उथल पुथल और बेचैनी, तो वो जिस लेवल पर वो इश्क इबादत जो पहुंचता था, वो ब्लू, ग्रीन और येलो सब कुछ हटा करके अब आते हैं ऑरेंज पे, जुनून। और वो जुनून आपको कहीं भी ले जा सकता है, आपको बना भी सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है, जो कि हुई भी। अमृता जी अपने ही जुनून की वजह से उन्होंने बर्बाद से मेरा मतलब खत्म कर देना नहीं होता,
बर्बाद से मेरा मतलब अंदर सोल को मार खुद ही मरते हुए देखना। उन्हें उन्हें पता था कि वो कैसे सिकुड़ रही हैं भीतर ही भीतर। वो बाहर से कितना भी लिखती हो और उनकी लिखाई में वो दर्द साफ दिखाई पड़ता था। वही लिखते उनके थे। जुनून ने उन्हें उस लेवल में, तो बर्बाद से मेरा मतलब वो नेगेटिव वाला या मार काट वाला बर्बाद, मर जाने वाला बर्बाद नहीं। हाँ, और एक और चीज कहते हैं ना कि आप कलाकार बनते ही जब आप इश्क में बर्बाद हुए होते हो। तो वो दर्द जब तक आपने, वो पीड़ा जब तक आपने झेली नहीं, तब तक आप लिख नहीं सकते और अच्छे कलाकार नहीं बन सकते। नॉट ओनली राइटर, बट ये लोगों का मानना है, बट इतना भी मतलब मेथड वाला में घुसने वाली बात नहीं होती है। सो जुनून इज ऑल अबाउट द ऑरेंज, ऑरेंज इज ऑल अबाउट द जुनून। ये हमारे हीरो साहब ने अमृता जी को समझाया। और अब आते हैं सातवें रंग पर, मौत का रेड। अमृता आगे जाकर सोफे पर बैठ जाती है, हाथ में कॉपी और कलम है। दर्शकों से कहती है, शुरुआती दिनों में मैं जीती के साथ रहती थी, पर नाम जुबान पर साहिर का रहता। कई बार तो साहिर का नाम लिखते लिखते सो जाती थी और रात भर सपने में भी उसे ही देखती। बड़ी मुश्किल से जीती के साथ रहकर कुछ बुरी आदतें छूटी थी। अब लगता है आदत छोड़ना इतना आसान नहीं है। आदत भी तो परिक्रमा है, और नींद भी। आंख बंद करके फिर से साहिर 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 लिखने लगती है कॉपी में धीरे धीरे। तो ये जो मैं भी आपसे कह रही थी कि एक जुनून एक हद पार कर जाए तो वो क्या होता है, वो आ जाता है रेड कलर पे। और रेड मोहब्बत का भी कलर है, रेड मर्डर का भी कलर है, खून का भी कलर है। ऑफ कोर्स हर चीज की लिमिट हो तो ही खूबसूरत लगती है, लेकिन अपनी लिमिट आप ही बांधे तो बेहतर होता है ना। अब यहाँ पर हुआ ये कि साहिर इतने हावी हो गए जहन पर, दिलो दिमाग पर, कि वो इमरोज की मौजूदगी को भी मतलब चाहती नहीं थी नजरअंदाज, बट क्योंकि उनके जहन में इतना हावी हो चुका था उनका इश्क। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं कोई मतलब मैं क्लेम कर भी नहीं सकती कि वो एक तरफा इश्क था अमृता जी का। ऑफ कोर्स वो दो तरफा था, लेकिन ये खुल के कहती थी, वो खुल के नहीं कहते थे। उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ये हर कोई वक्त नहीं गया जब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इमरोज इन दोनों की जद्दोजहद में एक ऐसा पिलर, एक ऐसा स्तंभ बने रहे आजीवन, जिसको हमेशा अमृता जी ने ऐसे गले लिपट के रही हैं, लेकिन बावजूद अननोइंगली उसको इतना नजरअंदाज किया कि इमरोज के होते हुए भी उन्होंने साहिर ही कहा, साहिर ही लिखा, साहिर ही सोया जागा खाया पिया सब कुछ। तो कितनी बड़ी विडंबना एक रियल लाइफ में झेली एक व्यक्ति ने, ये ऐसा मैं मानती हूँ। वो दर्द अलग ही किस्म का रहा होगा, और वो अंदर से जो ये व्यक्ति इमरोज है, कितने कड़क, कड़क इन द सेंस बट पत्थर, मतलब जटिल वैसे रहे होंगे कि मैं हिलूंगा नहीं। मैंने एक बार कह दिया कि मैं तेरा हूं तो बस तेरा हूं, खत्म। अब तू भले ही प्रीतम के चार दो बच्चों को बड़ा, तीन बच्चों को बड़ा कर रही है, वो अलग चैप्टर है। तू भले ही मेरे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर लेवल पे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, उसके बावजूद अगर तेरा मन साहिर पे अटका पड़ा हुआ है तो भी मुझे मंजूर है। कितना अपने आप को उन्होंने जड़ से बांध के रखा होगा, कितनी गहराई से। सो बेसिकली ये आउट एंड आउट इमरोज जो प्ले है, एक एक सीन आप पढ़ेंगे ना तो आपको आप चाहे आपको लगेगा कि मैं वहां पर शायद जाकर के उस पर्टिकुलर मोमेंट में जाकर के खड़ा हो गया हूँ, अमृता की जगह, साहिर की जगह, या इमरोज की जगह। और जब आप रियल किरदार को पढ़ते हैं, जीते हैं, लिखते हैं या एक्ट करते हैं, तो आपको सच में ऐसा लगता है कि हम उस एरा में पहुंच गए हैं। अब अगर इमरोज पेंटर थे, जिस खूबसूरती से उन्होंने रंगों के जरिए इश्क को, अमृता को समझाया, अगर मुझे वो किरदार इमरोज करना हो, मान लीजिए, तो मुझे रंगों से मोहब्बत करनी होगी, मुझे मोहब्बत से मोहब्बत करनी होगी, मुझे
समर्पण से मोहब्बत करनी होगी, मुझे सब तरह से प्रेजेंट होते हुए अगर मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत कहीं और जा रही है तो उसे भी एक्सेप्ट करने से मोहब्बत होनी होगी। तो वो है ये प्ले इमरोज। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि इसे स्टेज पर लाया जाए हमारी तरफ से, और आप सभी श्रोताओं से जो ड्रामा वाले, रंगकर्मी वाले, थिएटर वाले स्टूडेंट्स हैं या ग्रुप्स हैं, उठाइए इसे, बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप किसी और सिटी में हैं तो डेफिनेटली उठाइए। मुंबई में तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, और अभी प्रॉमिस नहीं करते कि कब तक, बट डेफिनेटली सून। लेकिन किसी और जगह पर है तो प्लीज उठाइए, क्योंकि मैं चाहूंगी अंदर से कि ये और जगहों पर भी, दूसरी सिटीज में भी डिफरेंट ग्रुप्स उठाएं इस प्ले को और स्टेज करें। लोगों को, अपने लोगों को जानना भी जरूरी है, और ये तीनों हमारे लोग हैं, इमरोज, अमृता और साहिल। और ये जो 3 in 1 प्ले है, इसका उठना तो हर सिटी में बनता है, डेफिनेटली बड़ी सिटीज में जहाँ पर कल्चर है थिएटर का, ड्रामा का, प्ले का। तो आज हमारे इस इमरोज प्ले के साथ हमारी बातचीत हम यहीं विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जितना जितना पीस हमने पढ़ा है आपको वो भाएगा, लुभाएगा, और आप इमरोज इस नाटक को साहित्य गैलरी, बुक शॉप, ऑनलाइन बुक शॉप से मंगा सकते हैं, और बाकी हमारे दूसरे जगहों से भी कनेक्ट रह सकते हैं। शब्दों में अनेकता, एकता संघ, साहित्य संगी, एकता तिवारी स्टूडियो, एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई किताब, नए राइटर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट। और बाकी के इससे पहले के पॉडकास्ट भी सुनिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। हर हर महादेव। नमस्कार।